हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए शुरू करते हैं बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर तक अपन ने ओवरलैपिंग वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह अपन ने सीख लिए थे, एप्लीकेशन वगैरह, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंसिपल। अब अपन नेक्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट करें, जो पूरी केमिकल बॉन्डिंग कहूँ या पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन। ये अगर आपने सीख लिया तो फिर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व ईजिली हो जाएंगी इस हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बेस पर ही। जनरली मैं थोड़ा इंट्रो के बारे में बता दूं। हाइब्रिडाइजेशन में जनरली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके या कहूँ आपस में मिक्सिंग होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती हैं, और उसी सारे फिनोमेनन को अपन या उसी सारी घटनाओं को अपन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसका जो यूज़ है वो जनरली दो टाइप से होता है। जनरली अपन दो टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। एक अपना होता है नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा अपन हायर लेवल पे जैसे नेट गेट लेवल्स पर अपन पढ़ते हैं, और जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन है वो अपने बेसिक 12th लेवल बीएससी एमएससी और नेट गेट तक हर जगह तक काम वो आता है। चाहे वो अपन केवीएस की प्रिपरेशन करें या चाहे अपन लेक्चरशिप की करें या किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें केमिस्ट्री से रिलेटेड, हर जगह अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये हाइब्रिडाइजेशन है ये हर जगह काम आता है। अपने ऑर्गेनिक में भी ये चीज़ काम में आती है, ठीक है। और आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में वो मिक्सिंग क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को आपस में मिक्स करके कॉन्सेप्ट उठा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक की नीड अपने को काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाली है। तो चलिए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन वो मेरा थ्योरेटिकल अप्रोच है। थ्योरेटिकल अप्रोच है, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं, एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना मानी गई है कि हाँ ऐसे होता है तो ये चीज़ ऐसे वैलिड है, और उसी के बेसिस पर अपन सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ ये वैलिड नहीं होगा वो भी अपन सीखेंगे, और कहाँ ये वैलिड है वो भी अपन सीखेंगे। नेक्स्ट अपन ये पाउलिंग साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं, एचओ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल बिहेवियर, ये दिशात्मक व्यवहार रखती हैं, ठीक है। वो सब भी अपन देखेंगे। बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर विच फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बाद में जो बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन या कहूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आया, ताकि बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बने। नेक्स्ट है हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स, ये कभी भी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये कभी भी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब इसी पर एक बात आती है, CH4 शोज हाइब्रिडाइजेशन बट PS3 नॉट। CH4 मतलब जो मेथेन है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, लेकिन PH3 जिसको अपन फॉस्फेन भी अपन बोलते हैं, ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता है। क्या रीज़न है? जबकि आप स्ट्रक्चर देखो तो मेथेन की स्ट्रक्चर भी अपन जानते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है मेथेन की, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है मेथेन की, ठीक है। वो 3D स्ट्रक्चर मेथेन की जनरली। और जो अपना PS3 है वो कैसा होता है? जनरली अपना PS3 कुछ इस टाइप का होता है। तो दोनों में ही अगर आप देखो तो कहीं पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो अपना मेथेन है ये हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, लेकिन जो फॉस्फीन है PH3 ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर रहा है। इसका क्या रीज़न है ये सब भी अपन सीखेंगे, देखेंगे, ठीक है। जबकि अपन लिख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन या पाई बॉन्ड वाले स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन अपन काउंट नहीं करते हैं, ये चीज़ अपन देखते हैं। या कहूँ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ठीक है। तो फिर भी अपन देखेंगे यहाँ पर तो सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तीनों सिग्मा बॉन्ड से अपन देख रहे हैं PH के बीच में, लेकिन फिर भी यहाँ क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर रहा है। तो उसका क्या रीज़न है वो भी अपन देखेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन कहाँ तो लगता है और कहाँ नहीं लगता, ये बातें अपने को पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं चीज़ें। पहली बात इसमें आती है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जो भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगी जिनमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे सेंट्रल एटम पर, वो क्या होंगी, हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करती है, उनका आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं बात करूँ मेथिल रेडिकल, जितनी भी रेडिकल स्पीसीज होती हैं वो सभी क्या होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कार्बन पर क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, संख्या जिसकी एक है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा ट्रांजिशन मेटल, जो भी संक्रमण धातुएँ होती हैं, डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स होती हैं। ट्रांजिशन मेटल एज ए सेंट्रल एटम, जब भी किसी मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन मेटल एक सेंट्रल एटम की तरह हो, ठीक है, केंद्रीय परमाणु की तरह हो, तब वहाँ पर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन वर्क नहीं करता है। जैसे मैं बात करूँ इस मैग्नेट आयन की, ठीक है, MnO4 माइनस की मैं बात करूँ, ठीक है। तो जो इस मैग्नेट अपन पर मैग्नेट आयन की बात करते हैं तो अपन इसके लिए अपन कह सकते हैं कि यहाँ जो मैग्नीज हो मेरा क्या है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का वर्क नहीं होता है, यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वर्क नहीं कर पाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। थर्ड अपना पॉइंट होता है स्टेरिक नंबर ग्रेटर देन 7। अब ये स्टेरिक नंबर क्या है,
वो भी अपन सीखेंगे। लेकिन जनरली अभी आप ध्यान रखिए कि स्टेरिक नंबर जब 7 से ज़्यादा होता है तो वहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वगैरह हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता है। कुछ स्पेसिफिक केस होंगे जहाँ वर्क भी करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन वर्क नहीं करता, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वहाँ नहीं बनती हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मोर देन वन सेंट्रल एटम। जब एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो तब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन वर्क नहीं करता है। यानी सेंट्रल एटम एक ही होना चाहिए, तब तक तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, संकरण निकाल सकते हो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हैं तब भी आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, अब कहोगे कि PS3 में भी सेंट्रल एटम एक ही है तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं है, तो ये भी अपन देखेंगे क्यों नहीं। ये सारी चीज़ें, सारी बातों को ध्यान में रख के ही आप हाइब्रिडाइजेशन की ओर बढ़ेंगे अपन, कि कैसे निकालते हैं और कहाँ नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे नेट गेट के पर्सपेक्टिव, या कहूँ छोटी क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स या ड्रैगोज जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं। अब ड्रैगोज जो साइंटिस्ट थे उसने कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह बताए और किस बेसिस पर उसने सारी चीज़ें करी वो भी अपन सीखेंगे। उन्होंने अपने को क्या क्या चीज़ें बताई और वो कहाँ तक वैलिड हैं वो सभी अपन सीखेंगे। लेकिन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल जो हाइब्रिडाइजेशन में है वो यही है, ड्रैगोज मॉलिक्यूल। ठीक है, और नेक्स्ट अपना आयनिक सॉलिड, जो भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे कहूं कि NaCl का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का, सॉल्ट का, लवण का, जैसे नमक भी अपन बोलते हैं साधारण नमक, तो वो क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, NaCl। अब वहाँ कहोगे तो मेटल तो एक ही है, Na, सोडियम मेटल है, तो फिर भी उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो हो रहा है या वो नहीं शो कर पा रहा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि NaCl एक आयनिक सॉलिड है, एक आयनिक क्रिस्टल है, और आयनिक क्रिस्टल में आपको पता है कि एक मेटल आयन प्रेजेंट नहीं होता, बहुत सारी मेटल आयन्स प्रेजेंट होती हैं। और जबकि अपन पढ़ चुके हैं जब एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम होंगे तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, तो वहाँ भी आयनिक सॉलिड्स वगैरह में हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ जो दो चीज़ें अपने को सीखनी है वो है एक अपना स्टेरिक नंबर और एक अपना ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ड्रैगोज कंपाउंड कौन से होते हैं, और उनके बेसिस पर अपन कैसे बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, कौन सा नहीं। अब ये बात तो थी नॉर्मल कि कहाँ कहाँ हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई नहीं होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको कोई नहीं बताएगा, चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि आप जनरली जैसे अपन बात करते हैं स्टेरिक नंबर वगैरह की, स्टेरिक नंबर वगैरह क्या होता है, ड्रैगोज मॉलिक्यूल क्या होता है, ये भी अपन सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि हाइब्रिडाइजेशन के एक सिंपल इस कॉन्सेप्ट से ही अपनी बहुत सारी अप्रोचेज सॉल्व हो जाती हैं, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से ही। हाइब्रिडाइजेशन से ही अपन क्या क्या सीख लेंगे, देखिए अपन परसेंटेज S कैरेक्टर, परसेंटेज P कैरेक्टर अपन सीखेंगे। ठीक है, साथ ही अपन सीखेंगे कि बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, या बॉन्ड एंगल कितना होगा, किस कंपाउंड का कितना ज़्यादा होगा। अपन मोस्टली क्वेश्चन क्या आते हैं, 4-5 स्पीसीज लिखी हुई मिलती हैं अपने क्वेश्चन में, 4-5 कंपाउंड लिखे हुए मिलते हैं, अपने से पूछता है बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है। ठीक है, या बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट आ जाए, या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाए। ठीक है, ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाए, क्षारीय क्षमता किसकी ज़्यादा है या अम्लीय क्षमता किसकी ज़्यादा है। ठीक है, ये ऐसी बातें, या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन से कंपाउंड की ज़्यादा है। तो ऐसे कंपैरिजन जितने भी कॉन्सेप्ट या जितने भी क्वेश्चंस आगे उठेंगे वो सभी इसी पर बेस्ड होंगे, हाइब्रिडाइजेशन के एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर ही। ये सीख लिया तो आगे ना बॉन्ड एंगल में अपने को दिक्कत होने वाली है, ना ही बॉन्ड ऑर्डर वगैरह में, ना ही अपने को बॉन्ड लेंथ निकालने में। कहीं अपन आसानी से कंपाउंड्स को देख कर बता देंगे कि कहाँ किसका बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड एंगल, या फिर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ, या फिर सॉरी जो आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, या फिर S कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें अपन सीख लेंगे इसी के एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि एक सिंपल एग्जांपल से, मैं मेथेन का एक एग्जांपल उठाऊंगा और मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं और कैसे उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक कंपाउंड का या एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। चलिए तो अपन देखते हैं, इजी वे में अपन इस चीज़ को सीखते हैं। सबसे पहली बात क्या आती है हाइब्रिडाइजेशन सीखने के दौरान, कि सबसे पहले अपने को सेंट्रल एटम का नॉलेज होना चाहिए। सेंट्रल एटम का अपने को क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। मैं बात करता हूँ मेथेन मॉलिक्यूल की, CH4 की। ठीक है, CH4 में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कार्बन एटम है मेरे पास, इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का क्या होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 2p2 मेरा जर्नल होता है। अब आपको पता है कभी भी बॉन्डिंग्स होती है एटम्स के बीच में तो हमेशा जो आउटर मोस्ट सेल्स जो होती हैं, या कहूँ जो वैलेंस सेल होती हैं, सबसे बाहरी जो कोष होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग्स में। तो यहाँ अपना आउटर मोस्ट सेल क्या है 2s2 2p2। ठीक है, 2s और 2p मेरे क्या हैं, मेरे आउटर मोस्ट सेल्स प्रेजेंट मेरे यहाँ पर हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर मैं क्या करूँगा, सेल्स बनाऊँगा। जैसे मैंने लिख दिया ये मेरी 2s है और ये मेरी क्या है
2p जो ऑर्बिटल्स 2p जो मेरी शेल होगी या कहूँ जो सब शेल होगी, उस सब शेल में मेरा क्या होंगे 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं, 2px 2py और मेरी कौन सी होगी 2pz। ये तो अपने को नॉर्मल पता है, अपन बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिए एंटी स्पिन के, एक की प्लस हाफ स्पिन है, एक की माइनस हाफ स्पिन, तभी दोनों स्टेबल रह पाएंगे। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मैंने इसमें डाल दिया और एक मैंने इसमें डाल दिया। ये मेरा कार्बन का क्या है, ये मेरी कार्बन की है ग्राउंड स्टेट। कैसी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। आद्य अवस्था भी जिसको अपन बुक्स में पढ़ने को अपने को मिलता है, मूल अवस्था भी इसको बोलते हैं। ये मेरी कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि एस में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एस न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस पर है। जैसे मैं बात करूँ, ये मेरा कार्बन का न्यूक्लियस है, तो ये मेरी क्या है 1s है, तो ये मेरी 2s है और ये मेरी क्या है 2p है। आई बात समझ में। तो 2s में भी अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे यहाँ पर कि यहाँ की जो न्यूक्लियस से और जो 2s की वो थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ अगर अपन इस मॉलिक्यूल को इस कार्बन एटम को अगर मैं थोड़ी भी एनर्जी देता हूँ तो आसानी से जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव कर जाएगा, 2p में मूव कर जाएगा एनर्जी पा के। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूँ। और क्यों, क्योंकि यहाँ 2p में स्पेस खाली पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आएगा, p का जो मेरी ऑर्बिटल्स हैं उनका हाफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। p में टोटल कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन p3 हो जाएगा, 2p3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो कि क्या होता है हाफ स्टेबल। क्या होता है, हाफ स्टेबल होता है, अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अर्धपृत विन्यास भी जिसको अपन बोलते हैं, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वो होता है जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी होता है। तो उसको स्टेबिलिटी भी बनाने के लिए अपन थोड़ी इस कार्बन एटम को अपन एनर्जी देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है आसानी से, तो यहाँ बचेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ अपने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। आई बात समझो। ये ही मेरी एक्साइटेड स्टेट यहाँ तक, ये मेरी 2s है और ये मेरी 2p पूरी है, ठीक है। अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन कहाँ वर्क करेगा। ये मेरी कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है। अब इस एक्साइटेड स्टेट में आप देख रहे हो 2s भी खाली पड़ी है, 1 इलेक्ट्रॉन 2s में भी आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आसानी से और आ सकता है। यानी अब मेरा कार्बन एटम बॉन्डिंग के लिए प्रेफर है, बॉन्डिंग के लिए रेडी है कि कोई ना कोई एटम आए और ये बॉन्डिंग कर ले। अब बात आती है, अपन जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मैक्सिमम में 4 बॉन्ड शो कर सकता है, 4 बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है। और ये 4 बॉन्डिंग ही बनाता है, मैक्सिमम नहीं बनाता, भी 4 ही बॉन्डिंग है, ठीक है। अब बात आती है कि 4 बॉन्डिंग बनाने के लिए अपने को 4 एटम चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। या 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 4 एटम चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिलहाल आपको ये पता है कभी भी बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग वही होगी जहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी की होंगे। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हो, 2s और 2p एक सेल के हैं, लेकिन एक 2 और 2 दूसरे सेल के हैं, n बराबर 2 दूसरे क्वांटम नंबर 2 क्वांटम नंबर है, n बराबर 2 है। तो एक ही सेल के तो ये प्रेजेंट है, लेकिन इनकी एनर्जी सेम नहीं है। 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज़्यादा है। 2p में जो 2px 2py 2pz तीनों की एनर्जी सेम है, लेकिन इस 2s और इस 2p की, यानी एक ये और 3 ये, टोटल 4 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं है। तो इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनकी ओवरलैपिंग करवा देंगे। अपन क्या करवा देंगे, या इनकी मिक्सिंग करवा देंगे आपस में। और आपको पता है इसी कॉन्सेप्ट को अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर जाती हैं, ओवरलैप्स कर जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी या मिक्स होंगी, उतनी ही नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं, संकृत कक्षकें बनती हैं। यानी 1s और 3p की ऑर्बिटल है, टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स होंगी तो 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और वो चारों की चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी की होंगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कि जो 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी वो क्या होंगी, चारों की चारों सेम एनर्जी की अपने पास प्रेजेंट होंगी। तो जैसे मैं यहाँ बनाऊंगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मैं अगर बात करूँ तो 1s और 3p जब आपस में मिलेंगी तो टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं। एटॉमिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एटम की ही तो ऑर्बिटल्स हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन जब मिक्स कर जाएंगी और 4 नई ऑर्बिटल्स बनाएंगे समान ऊर्जा की, तो उनको अपन क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। तो 1s और 3p, तो यहाँ बन गई टोटल 4, 1 2 3 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स आ चुकी हैं, ठीक है। चारों में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन अब इनका नाम क्या होगा, तो जनरली अपन क्या कर रहे हैं, अपन 1s ले रहे हैं और 3p की आपस में अपन ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, 1s और 3p ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स कर रहे हो तो बनी हुई जो अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे
उनका अपन क्या नाम देंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपन उनको नाम देंगे। यानी मेरी ये एटम, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी sp3 कहलाएगी, ये भी मेरी sp3 है, ये भी मेरी sp3 है और ये भी मेरी sp3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये मैंने आपको बताई है। अब मेरी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ चुके हैं और चारों की चारों ऑर्बिटल्स में मेरी हाइब्रिड है और समान ऊर्जा की हैं और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और उनका जो नाम होगा वो भी sp3 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 और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनमें क्या है, इनमें आपस में समान है ऊर्जा है इनमें। अब आप ये नहीं बता सकते कहाँ s कम है कहाँ ज़्यादा, मिक्स हो चुका है, मिक्स हो चुका है काम, ठीक है, मिक्स हो चुका है। पहले अलग अलग थी तब तो आप आसानी से बता रहे थे ये 2s और ये 2p है। ये अब यहाँ नहीं बता सकते कि कौन सी 2s और कौन सी 2p है, क्योंकि मिक्स हो चुके हैं। मिक्सिंग का मतलब क्या है, आप वहाँ कुछ नहीं बता सकते, ठीक है, वहाँ सब जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में मिक्स हो चुकी हैं। अब बात आती है, अब ये चारों समान ऊर्जा की बन चुकी, तो अब 4 नए एटम्स आएंगे और वो आसानी से इनके साथ क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अब आते हैं अपने पास 4 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे यहाँ बॉन्डिंग करने के लिए। 4 हाइड्रोजन एटम आएंगे बॉन्डिंग के लिए। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन में मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन में सिर्फ मेरे पास 1s ऑर्बिटल ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s1 होता है। यानी s में क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे मेरी क्या आई, एक हाइड्रोजन एटम मैंने लिया और इसकी मेरे पास एक 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम आएगा, इसकी भी 1s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे तीसरा और ऐसे ही चौथा। और इनमें क्या क्या है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। 4 हाइड्रोजन एटम मतलब 4 1s ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन एटम की ये, दूसरे हाइड्रोजन की ये, तीसरे की ये, चौथे की ये, और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये आसानी से क्या कर लेंगे, इनके साथ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। आई बात समझ में? तो 4 क्या बन जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे और इस टाइप से अपना एक मेथेन मॉलिक्यूल बन जाता है CH4। और अगर आपसे पूछे CH4 का एक एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप जनरली अपन बोलते हैं कि हाँ sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिर्फ कार्बन की ही है, साथ में ओवरलैप किसकी कर रही हैं, हाइड्रोजन की 1sb। तो एक्चुअल में तो ये सही तो यही है कि आप मेथेन में क्या हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या चीज़ बताओ, sp3 1s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती हैं, तब जाके बनता अपना मेथेन मॉलिक्यूल। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन की और 1s मेरी है हाइड्रोजन्स की, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपन इसको इस टाइप से शो करते हैं। तो इजी मैंने आपको बताया, किसी भी मॉलिक्यूल में आप जनरली क्या करोगे, पहले ग्राउंड स्टेट फिर उसकी एक्साइटेड स्टेट बनाओगे। अगर एक्साइटेड स्टेट तभी बनाएंगे जब अपने को आगे कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिले, ठीक है। जैसे यहाँ P3 कॉन्फ़िगरेशन अपने को मिला और अर्धपरित विन्यास बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसी वजह से अपन ने P3 बना दिया। यहाँ पर देखिए P3 बना दिया, पहले P2 था P3 बना दिया, पहली बात। दूसरी बात, एक एक्साइटेशन जो आप करवा रहे हो, थोड़ी सी एनर्जी देके एक्साइटेशन करवा रहे हो, तो वहाँ एनर्जी की कम ही नीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन बहुत ज़्यादा एनर्जी देके काम करवाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी कम से कम अपन दें ताकि मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी भी बनी रहे, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एनर्जी बढ़ रही है किसी सिस्टम की, मतलब क्या है, वहाँ स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब PS3 क्यों नहीं शो करता है, PS3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं शो करता है, क्यों, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ये शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कोई बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो ये भी आप आसानी से देख सकते हो किस टाइप से, देखिएगा अपने पास फॉस्फीन में क्या होता है, वही अपन फॉस्फोरस एटम लेंगे और फॉस्फोरस एटम का अपन आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। कंप्लीट लिखने की अपने को नीड नहीं है, क्योंकि अपना जो बॉन्डिंग में पार्ट करेगा वो हमेशा वैलेंस सेल पार्ट ही पार्टिसिपेट करेगा, या कहूँ जो बाहरी कोष होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो मैंने क्या लिखा, फॉस्फोरस लिया और फॉस्फोरस का मुझे पता है 3s 3s2 3p3, ये मेरा क्या होता है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये मेरी P बन गई, ये मेरी S बन गई। इस S में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 2 बना दिए, ठीक है। ऐसे मैं हटा देता हूँ इनको और 3 ये रहे। अब आप खुद सोचिए, PS3 में फॉस्फोरस से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, यानी 3 हाइड्रोजन एटम आके बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब यहाँ क्या आप एक्साइटेशन करवाओगे, सपोज पहले से ही P3 कॉन्फ़िगरेशन है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही है, और अपन यहाँ एक्साइटेशन क्यों करवा रहे थे, क्योंकि अपने को एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था, ठीक है, और ताकि कम एनर्जी देके अपन आसानी से 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में डाल दें, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ अगर आपने एक्साइटेशन करवाया तो वो वैलिड एक्साइटेशन नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी। क्यों पड़ेगी बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन, ये p ऑर्बिटल है, ये पहले से ही स्टेबिलिटी में है। अगर आप किसी स्टेबल चीज़ को छेड़ोगे, उसमें डिस्टर्बेंस करोगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है।
तो यहाँ से अगर आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करवाया तो जैसे ही सपोज करवा भी दिया, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे करवा भी दिया, तो यहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करेगा, चाहे इन कोई सी भी ऑर्बिटल्स में वो जाए, तो वहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। और उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, सिस्टम में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाती है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, एस के इलेक्ट्रॉन पी में नहीं जाते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बनेंगे। जब यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनेंगी तो क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन की जो 3 एस ऑर्बिटल्स आएंगी, 1s ऑर्बिटल्स आएंगी, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, वो आसानी से क्या करेंगे, यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव हो जाएगा। ये आप सीख रहे होंगे, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही नहीं बन रही है तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए तो अपने को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तब जाके वो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपने या फिनोमेनन जो घटना है वो होगी। यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही नहीं बनेंगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल तो तब बनती जब ये इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह एक्साइटेशन होता, फिर ये 3s और 3p आपस में मिक्स करती और कुछ इस टाइप्स की नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो PS3 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको, ड्रैगोज मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जो मेरा होता है ड्रैगोज मॉलिक्यूल में कंसिडर होता है। अब ड्रैगोज में ये क्यों कंसिडर है, या ड्रैगोज में और कौन कौन से मॉलिक्यूल कंसिडर होते हैं, वो भी अपन अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। बहुत जल्दी अपन सीखने वाले हैं कि ड्रैगोज मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो पूरे हाइब्रिडाइजेशन के साथ आप बने रहिए। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स का होता है और उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। जनरली मैंने हाइब्रिडाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक मैं मान के चलता हूँ नॉर्मल मेरा हाइब्रिडाइजेशन है। नॉर्मल से मेरा मतलब है जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, SP, SP2, SP3, SP या SP3D वगैरह, जो भी अपन बेसिक 12th लेवल 11th लेवल से अपन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन है, वो भी अपन पूरा सीखेंगे कि क्या उसमें अप्रोचेस होती हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, वो सारी चीज़ें कंपाउंड्स का अपन सीखेंगे। एक मैं आपको बता रहा हूँ एब्सोल्यूट, एक होता है एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। अब एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है और एक नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है वो भी अपन देखते हैं। देखिए नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ाऊँगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर अपन देखेंगे, एक अपन देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन नंबर। 2 चीज़ें तो मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, स्टेरिक नंबर और एक हाइब्रिडाइजेशन नंबर। दोनों चीज़ों के फॉर्मूलाज क्या हैं, कैसे वो निकलते हैं किसी स्ट्रक्चर से, वो अपन देखेंगे। देन मैं आपको जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर, जैसे मैंने कहूँ स्टेरिक नंबर मेरा 2 आ गया तो मेरी स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री लीनियर होगी, ठीक है। उसमें हाइब्रिडाइजेशन मेरा SP होगा, उसका एग्जाम्पल, या उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा। ऐसे स्टेरिक नंबर 3 आ जाए तो स्ट्रक्चर मेरी प्लेनर होगी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन मेरा SP2 होगा, उसमें बॉन्ड एंगल्स कितना होगा, 120 डिग्री होगा, कितना भी जो सब सारी चीज़ें वो अपन इसमें स्टेरिक नंबर के बेस पर सीखते चलेंगे। स्टेरिक नंबर जब 2 होगा तो क्या होगा, स्टेरिक नंबर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9 तक अपन सारी चीज़ें अपन देख लेंगे। और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ा दूँगा आपको कि बेसिक लेवल 12th BSc MSc लेवल तक तो इंपॉर्टेंट वो होंगी नेट गेट में कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप वहाँ सीख लोगे स्टेरिक नंबर में, और हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकलता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स कब कब हाइब्रिडाइजेशन क्या देंगी, क्या उनका बॉन्ड एंगल्स होगा, तो कहीं पूरे में दिक्कत नहीं होगी, कहीं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेन बात आपको बता दूँ, आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको महारत हासिल नहीं करनी है इसी एज में, क्योंकि बहुत सी नॉलेज आपको फ्यूचर में ही लेनी पड़ेगी, फ्यूचर में ही आप सीख पाओगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक को ले बैठ गए और उसमें आप बहुत ही गहनता से पढ़ रहे हो, ऐसे तो कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा आपका, क्योंकि कम से कम अप्रॉक्स भी 30-40 टॉपिक्स होते हैं नेट गेट के पर्सपेक्टिव, पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल को मिला के। तो 40 टॉपिक के समथिंग कि आप एक एक टॉपिक का गहनता से अध्ययन करोगे, लर्न करोगे, तो कितना टाइम लग जाएगा आपको सीखने में। तो अभी मास्टर माइंड नहीं बनना अपने को क्या करना है, अपने को बस एग्ज़ाम क्रैक करना है और उस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव अपना क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो पहचान के अपन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो रैंक ही नहीं, बहुत ही अच्छी रैंक आपको मिलेगी और बहुत अच्छे मार्क्स भी आपके आएंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सीख रहे हो वो भी आप जानो, कौन सा काम की चीज़ आप सीख रहे हो वो भी आप जानो। बिना काम की चीज़ें उनको छोड़ो, एक बार छोड़ो, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एक अपना वे होता है, हर एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टॉपिक से, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हर एक चीज़ याद नहीं रखी जाती थी और हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इस टाइप से अपन स्टेरिक नंबर सीखेंगे। ऐसे अपन हाइब्रिडाइजेशन नंबर भी सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर अपना क्या होता है, क्या उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैसे किसी स्ट्रक्चर का अपन हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे। ऐसे एक होता है अपना एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी।
सॉरी एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। इसके लिए भी मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखाऊंगा। एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है SPI से, तो पहली बार देखा होगा SPI। अभी I कहाँ से आ गया, SP2 SP3 SP3D वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, ये I क्या है, ये I भी अपन देखेंगे और अपन स्टेरिक नंबर भी देखेंगे, अपन हाइब्रिडाइजेशन नंबर भी देखेंगे, और कैसे एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन निकलता है जो कि हायर लेवल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन सीखेंगे यहाँ पर कि क्या अपना एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बने रहिए, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपना मेन जो अपन हाइब्रिडाइजेशन है, साथ में आपको जो मैंने पीछे पॉइंट्स लिखवाए कि कहाँ कहाँ हाइब्रिडाइजेशन लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा और कैसे निकलता है, वो बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि वो छोटी बेसिक चीज़ें हैं, किसी भी टॉपिक की बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। और जो हाइब्रिडाइजेशन, जो स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर और जो एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन है, ये तीनों चीज़ें अपन सीखेंगे एकदम डेप्थ में, बहुत ही अच्छे से। और इसके बाद अपन आएंगे अपने क्वेश्चंस पर, जहाँ बॉन्ड एंगल, एस कैरेक्टर, जहाँ बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें अपन सीखेंगे 0 से लेकर हाई लेवल तक। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप BSc MSc का दे रहे हो, आप आसानी से किसी स्ट्रक्चर को या बहुत सारे कंपाउंड्स अगर आपको दे दिए जाएँ और आपसे पूछे कि बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है, या ऑर्डर बताइए, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, या फिर बॉन्ड लेंथ है, या फिर आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, तो हर चीज़ अपन सीख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, बने रहिए, धन्यवाद।